पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा से मिलने के आरोपों का फिर खंडन किया है। हामिद अंसारी के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति अपने पहले के बयान पर कायम है कि वो पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को नहीं जानते। उन्होंने नुसरत मिर्जा को 2010 सम्मेलन, 2009 में आतंकवाद पर हुए सेमिनार या किसी दूसरे सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया था। बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। हामिद अंसारी ने यह सफाई बीजेपी के लगाए आरोपों पर दी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तस्वीर के जरिए हामिद अंसारी की सफाई पर सवाल उठाए। 200% बात गलत है, क्योंकि स्टेज पर कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की मैं बैठ ही नहीं सकता जब तक उस वीवीआईपी की कंसेंट नहीं होती। 2010 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस के आयोजक आदिश अग्रवाला ने जी न्यूज को बताया कि उन्हें नुसरत मिर्जा को बुलाने के लिए उपराष्ट्रपति के दफ्तर से बोला गया था, लेकिन आयोजकों ने उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन उससे पहले 2009 में जामा मस्जिद यूनाइट फोरम की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा एक ही मंच पर मौजूद थे। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने जी न्यूज को बताया कि कार्यक्रम में हामिद अंसारी से सिर्फ हाथ मिलाया था। सिर्फ शेक हैंड रहने की हद तक हुई और बस कुछ नहीं, ये झूठ बात है सब कुछ। पटना में एक और पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ से मरगूब अहमद नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई है। मरगूब 2 संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। इनमें से एक ग्रुप का नाम गजवाए हिंद था। इस ग्रुप की व्हाट्सएप चैट में लिखा गया है कि कोई फायदा नहीं है AIMIM को सपोर्ट करने का, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे। 2023 में खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर। ग्रुप में पाकिस्तान से जुड़े लोग थे। ग्रुप में भारत विरोधी पोस्ट किए जा रहे थे। साथ ही कश्मीर को लेकर भी कई विवादित पोस्टर शेयर किए जा रहे थे। दूसरे ग्रुप में बांग्लादेशी मुस्लिमों को भड़काने के लिए पोस्ट डाले जा रहे थे। भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गौहर 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेगा। माननीय न्यायालय से 10 दिन का PC रिमांड चाहा था अनुसंधान के लिए। श्रीमान द्वारा 22 तारीख तक PC रिमांड स्वीकृत किया है। अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती को कल हैदराबाद से गिरफ्तार किया और देर रात अजमेर लेकर आई। अब गौहर चिश्ती के PFI और दावते इस्लामी कनेक्शन की जांच की जा रही है। गौहर चिश्ती के साथ पुलिस ने एहसानुल्लाह उर्फ मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि फिलहाल मुनव्वर को जमानत मिल गई है। पुलिस को जांच में मुनव्वर से सरवर चिश्ती से कनेक्शन का भी पता चला है। अक्टूबर 2013 से सरवर चिश्ती और मुनव्वर संपर्क में थे। मुनव्वर सरवर चिश्ती की फोटो फेसबुक पर पोस्ट करता था। कई तस्वीरों में गौहर और मुनव्वर एक साथ भी दिख रहे हैं। भड़काऊ नारेबाजी कराने वाले खादिम गौहर चिश्ती 17 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी रियाज से भी मिला था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद आज स्पेशल CBI कोर्ट के सामने पेश हुई। अदालत में आज रुबैया सईद ने 1989 में अपने अपहरण के मामले में JKLF प्रमुख यासीन मलिक और 3 अन्य आरोपियों की पहचान की। ये पहली बार है जब रुबैया सईद को मामले में पेश होने के लिए कहा गया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ रुबैया मैडम का। She has stated whatever she had stated before the CBI. उन्होंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया। She has asked me that. She has stood by her statement made to the CBI. मामले की अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। क्या हुआ? Statement of the witness Rubiya Sayyed was recorded today in the court. Has she identified Yasin Malik? Yes, she has identified. And what next date? 23rd August is the next date. महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के बाद आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस और राज ठाकरे के बीच शिंदे मंत्रिमंडल में MNS के शामिल होने को लेकर चर्चा हुई। राज ठाकरे की पार्टी का एक विधायक है और MNS ने शिंदे सरकार को समर्थन दिया हुआ है। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 14 जुलाई को गोटाबाया ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा था। विक्रमसिंघे की शपथ के साथ ही नए राष्ट्रपति के चुनाव की भी घोषणा कर दी गई।
श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने 16 जुलाई को संसद सत्र बुलाया है, जहां अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया जा सकता है। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव संभव है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 घंटे से ज्यादा चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 लोगों को मलबे से निकाला गया, जिन्हें राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे। SHO जो अलीपुर है उनका कॉल पहुंचा था कि यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो ये पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ये इसमें एक दीवार है जो झुकी हुई थी और उसमें वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, वो गिर गई है। 6 से 12 लोगों के उन्होंने उसमें फंसे होने की संभावना बताई थी। हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है। आसपास रहने वालों ने बताया कि निर्माण को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज की जाएगी। ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड को कल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम के जालौन दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन स्थल के करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। साथ ही RAF और PAC के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। ये 296 किलोमीटर का एक 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 6 लेन का किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट 28 महीने में पूरा हुआ है। इसे बनाने में करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास बांदा और जालौन जिले में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। देश में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। केरल में पहले मंकीपॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। कोल्लम जिले का रहने वाला शख्स हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात से वापस आया, जिसके बाद टेस्ट के दौरान उसमें मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई है। मंकीपॉक्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 4 एक्सपर्ट्स की टीम केरल दौरे पर है। देश में 15 लैब तैयार की गई हैं। दुनिया के 27 देशों में मंकीपॉक्स के करीब 800 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई है।